साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। मंत्रालय था 1985 में। इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब मानव संसाधन मंत्रालय जो था उसका नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? टीचर कह रही है, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? टीचर कह रही, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? टीचर पूछ रहे हैं। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। आप भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर एशिया महाद्वीप आता है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आप जान रहे हैं कि चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान में ये जो 10 देश हैं, इसमें जो है देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि भारत की आबादी लगभग 125 से 130 करोड़ हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में एशिया में कितने लोग हैं? 61 के लगभग। यूरोप में 12, अफ्रीका में ये संख्या अधिक है, 13 के लगभग। और मध्य व दक्षिण अमेरिका में 4, उत्तर अमेरिका में 5, ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में जितने देश हैं उसमें 1। तो ये जो है महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या है।
विश्व की घनी आबादी वाले देशों की विश्व की रूपरेखा मानचित्र इन देशों में चिन्हित होती है। भारत की जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े भारत श्रृंखला 1 पेपर 1 2011 के तहत ये 2011 के डेटा के आधार पर है। क्रियाकलाप में क्या है कि 6.1 चित्र 6.1 का अध्ययन कीजिए और विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है उसको हमें बताना है। तो आप जान ही रहे हैं कि अफ्रीका में 13 है, यूरोप में 12, मध्य व दक्षिण अमेरिका में 4, उत्तर अमेरिका में 5, ओशिनिया में 1, एशिया में 61। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आप देख रहे हैं भौगोलिक कारक। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु में देखें तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहुई, जांग चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। क्रियाकलाप में आप देख रहे हैं कि 6.2 को देखें एवं पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। इसके आगे हम देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसे कि चित्र में आप देखेंगे अभी
6.3 में दिखाया गया है। क्यों क्यों बढ़ी है जनसंख्या? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि के मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं 1100 मिलियन, 1170 मिलियन, 1265 मिलियन, 1425, फिर 1900 मिलियन, फिर धीरे धीरे यह ग्रो होता हुआ 4000 मिलियन, 6000 मिलियन और अब 8525 मिलियन। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम है। जैसे जनसंख्या स्थिर कब होगी? जब जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहेगी। लेकिन जब जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, यानी जन्म दर जब अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी, देखिए पहले वाले में क्या था कि जब मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, जनसंख्या वृद्धि होती है कि भाई मृत्यु दर जो है कम है, जन्म दर अधिक है। लेकिन तीसरे वाले में जब जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो जाता है, देख रहे हैं पलड़ा भारी है, नीचे जा रहा है, यानी मृत्यु दर अधिक है हो रही है और जन्म दर कम हो रही है, तो जनसंख्या कम होगी। तो यह रहा जनसंख्या का संतुलन का 3 कैटेगरी में मूल्यांकन। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। यानी उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, इससे पहले हम शब्दावली को देख लें। आप्रवास, आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, और उत्प्रवास
जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में, जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। इसके आगे हम देखें, जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें आप देख सकते हैं। प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर अति उच्च में नीले कैटेगरी के देशों को दिखाया गया है, जहां 3% या अधिक है। उच्च में 2 से 2.9%, आदर्श में 1 से 1.9%, निम्न में 0.9% या कम। जीरो जो है वो ह्रास को दर्शाता है। तो आप कैटेगरी वाइज मानक को देख सकते हैं। जिस जिस कलर में जो है वहाँ उच्च है, नीले कलर में जो है वहाँ अति उच्च है, और आदर्श स्थिति में आप देख सकते हैं, और निम्न में 0.9% या उससे कम। जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। चित्र में आप देख रहे हैं, मैं अपने पोते पोतियों की को कहानी सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग महिला दादी कह रही हैं, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, और मैं किसान हूँ। आप सोचें कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में उनका योगदान क्या होगा? किसान अब गांव में खेती करेगा। कैंसर उपचार का जो महिला शोध कर रही हो, शोध करने के उपरांत वह प्रैक्टिस करेगी, लोगों को उपचार करेगी। और जो शादी समारोह में गीत गायन करते हैं, महिला हाउसवाइफ महिलाएं घर की देखभाल करती हैं, और दादी पोते पोती को कहानियाँ सुनाती हैं और घर की सुरक्षा का ख्याल रखती हैं। मैं सेतु बनाता हूँ यानी इंजीनियरिंग का काम है। इसके आगे हम देखें, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ देख रहे हैं, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है। आप पहले चित्र को देख लें। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य।
हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। वह क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड में आयु वर्ग और वर्ष और उसका प्रतिशत पुरुष और स्त्री के मुकाबले। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्धि वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। केन्या का पिरामिड को आप देख सकते हैं। पुरुष और स्त्री अनुपात 65 वर्ष से अधिक लोगों को आयु के रूप में और प्रतिशत को किस तरीके से दर्शाया गया है। एक देश जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है। चित्र 6.8 में आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच पाते हैं। आप जापान का पिरामिड देख रहे हैं कि जहां युवा वर्ग वाली आबादी है वो सक्रिय है, यानी वो आबादी कम है, और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की तरफ 60 से 65 आयु वर्ग की तरफ चौड़ा है क्योंकि वहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जापान का पिरामिड, ये है भारत का पिरामिड जिसमें आधार पर चौड़ा है। इसका मतलब युवा आबादी ज़्यादा है। और जापान के पिरामिड में आप देखेंगे कि नीचे सकरा है और 40 से 50, 50 से 54 और 55 से 59, 60 से 64 में चौड़ा है क्योंकि वहाँ ये इस तरीके की आबादी या इस वर्ष की आबादी 65 वर्ष 60 वर्ष की आबादी अधिक है। इसलिए भारत युवा का देश कहा जाता है, प्रगति का देश कहा जाता है, कार्यशील आबादी का देश कहा जाता है। यहाँ की संभावनाएं और जनसंख्या संभाव्य दोनों ही उच्चतर हैं। धन्यवाद। जय हिंद।